ठीक है, so what is mean by diversity? ठीक है, so diversity means variety, different types. तो एनिमल में क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, यदि तुम नेचर को ऑब्जर्व करो ठीक से, if you observe the life, so first you will see there is a diversity in life. Whatever you see around your surroundings, in your environment, you will see a lot of different type of species, plant, animal, different type of animals. So the life biodiversity or diversity means, so that diversity in forms, function, habitat, behavior. So you can see this differences कि एनिमल्स के बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, वो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में, कोई वाटर में, कोई ट्री में, कोई सॉइल के अंदर, ठीक है, कोई टेरेस्ट्रियल लैंड पर। सबके फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उसी तरह से सबका स्ट्रक्चर यानी फॉर्म यस भी यस। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी इन सब फॉर्म में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, कि फॉर्म में हो, फंक्शन में, और भी कुछ हो सकता है, बहुत सारे इस तरह से डाइवर्सिटी तुम्हें आगे को दिखेगा। और ये डाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ मेंटेन होता है? फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। एक सेल का हो वहां भी डाइवर्सिटी तुम्हें दिखेगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम जाओ वहां भी तुम्हें डाइवर्सिटी दिखेगा। यदि तुम टेरेस्ट्रियल देखो तो एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल, वाटर से लेकर तुम्हें सॉइल और लैंड पर तुम्हें वेराइटीज दिखेगा, और एरियल, ठीक है, एर्बोरियल या एरियल जिसको बोल सकते हैं, from microscopic to giant. So these all of the diversity is ranges from multicellular to unicellular, from aquatic to terrestrial, from aerial and microscopic to giant. So this is the very rough data जो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ईयर बाय ईयर ये चेंजेस होते हैं डाटा। सो दीज आर द रफ डाटा। सो अराउंड 2 मिलियन स्पेसीज आर नॉन, ठीक है, आउट ऑफ विच 1 lakh species of fungi, 3 lakh is a plant species, in vertebrate species you can say 57 or 60,000 vertebrate species. That means animal with backbones. And this is the largest group of species is the 1 million insects species is found. So 2 million में तुम्हें 50% ऑलमोस्ट तुम्हारा इंसेक्ट आ जाता है। सो दीज ऑल आर द वेरी रफ डेटा। हो सकता है कि बुक बाय बुक वेरी कर जाए, और ये हमें नॉन है, ये भी ध्यान रखना कि इतना हमें पता है, बट जिस तरह से रेट हर साल नए स्पेसीज हम ढूंढते हैं, उस हिसाब से यदि एस्टिमेट किया जाता है, साइंटिस्ट एस्टिमेट करता है कि बहुत जगह भी डिस्कवर नहीं हुआ है बहुत सारे स्पेसीज, बहुत सारे जगह पर, तो यदि उसको एस्टिमेट किया जाए तो अराउंड इट माइट बी 10 मिलियन टू 100 मिलियन। तुम सोच सकते हो कि हमें अभी पूरे स्पेसीज का भी नहीं पता है। इट कुड बी 10 मिलियन टू 100 मिलियन। ठीक है, सो दीज आर द डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। नाउ along with the diversity, एग्जाम में यही डेटा दिखेंगे ना सर? हाँ यदि आएगा तो ये एक्चुअल में तुम्हें लिया गया है तुम्हें एनसीईआरटी से, और उसको बहुत रेफरेंस माना जाता है। ठीक है, 2 मिलियन में एक्चुअल में 1.8 मिलियन है। मैंने चूंकि 2 इजी रहता है याद रखना, ठीक है, इसलिए मैंने 2 मिलियन स्पेसिस लिख दिया, बट एग्जैक्ट डाटा तुम्हारे एनसीईआरटी में 1.8 है। ठीक है, इसके ठीक है बाद along with the diversity there is a unity in life। जितने भी लाइफ फॉर्म हैं सभी में यूनिटी भी है। पहला यूनिटी तुम्हें बहुत ऑब्वियस दिखेगा कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, कहते हो ना सेल्स को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो ऑल ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिटी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कितने भी उसमें डिफरेंसेस हो, बट अल्टीमेटली दैट विल दे विल मेड ऑफ द सेल्स। उसी तरह से यदि तुम देखो एनर्जी मेटाबॉलिज्म, एक चीज कॉमन है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो एनर्जी लेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, और उसका एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी करीब करीब सेम होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। यदि ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में है तो रेस्पिरेशन होगा, जिसमें कि क्रेब साइकिल वगैरह होता है। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म करीब करीब सेम होता है सभी में, ग्लाइकोलाइसिस सभी में, चाहे वो बैक्टीरिया तुम उठा लो चाहे हम लोग से ले लो। ठीक है, हमारे सेल्स में भी वही होता है, वही एटीपी बनना, वही ग्लूकोज, वही पायरुविक एसिड। सो सब कुछ जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो बेसिक मेटाबॉलिज्म होता है एनर्जी का, वो सेम होता है, बट डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। ऑल ऑर्गेनिज्म यूज एटीपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एनर्जी करेंसी जिसको बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म use the same thing, ATP. Similarly, all organisms have genetic material, DNA or RNA.
आरएनए इन केस ऑफ वायरस, तो वायरस को हम एक्चुअल में नहीं मानते हैं, उसको एक कनेक्टिंग लिंक में मानते हैं, तो यहाँ पर केवल डीएनए हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आरएनए वायरस में होता है और वायरस को हम उसको लाइव फॉर्म उसको बीच में रखते हैं, यदि वो लिविंग होस्ट में है तो वो क्या हो जाएगा, लिविंग, हमारा ही सिस्टम यूज करके वो अपने आप को लिविंग कैरेक्टर शो करता है। अदरवाइज यदि बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह होगा। तुम नॉन लिविंग क्यों, क्योंकि तुम उसको क्रिस्टल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, तुम उसको लेबोरेटरी में वायरस को क्रिस्टल बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल वो मॉलिक्यूल्स है और कुछ भी नहीं, वहां पे कोई उसमें ये नहीं है, लाइफ नहीं है। सो समटाइम्स वायरस इज नॉन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में कभी बता दूंगा। So all organisms have genetic material. So these all are the some features which make all organism unify. So now this is the second observation. First observation of nature is the diversity of life, diversity in life. And second observation, along with that diversity, there is a unity in life. Okay. Third observation is a all forms of life well adapted. यानी जो लाइफ जहां पर है, हम लोग जहां पर हैं, कोई वाटर में है, फिश है वाटर में है, वो बड़ा वेल एडेप्टेड है, उसको यदि बाहर निकाल दो तो प्रॉब्लम है, हमें यदि पानी में डाल दो तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जिसका जो एनवायरमेंट है वो वेल सेटल्ड है, वेल एडेप्टेड, ठीक है, चाहे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एंड अलोंग विद दैट their body structure, their behavior, all is along with that environment. यदि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसका हमेशा बॉडी क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा, क्यों, क्योंकि इसको तैरना होता है, ठीक है। तो यदि वो स्ट्रीमलाइन नौकाकार बोलते हो ना, तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा। उसी तरह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, उसके पैर होंगे, लंबे पैर होंगे, क्योंकि उसको फास्ट रनर है, जितना ज्यादा फास्ट रन कर सकता है उतना ज्यादा अपने आप को सेव कर सकता है, ठीक है। तो फास्ट रनर ये टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, इसको दौड़ना है। एरियल में क्या हो जाएगा, फ्लाइट एडेप्टेशन होगा। और फ्लाइट एडेप्टेशन के लिए तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग पता चलेगा, आगे हम पढ़ेंगे कि बर्ड्स का फ्लाइट एडेप्टेशन में उसका जो बोन होता है वो हल्का होता है, ठीक है, उसमें एयर सैक्स होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं अंदर में बहुत सारे, ठीक है, वो बैग होते हैं जो वैकेंट होता है, उसमें एयर रहता है, तो इस तरीके से क्या होता है वो हल्का होता है। एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, वो यूरिकोटेलिक होता है, ठीक है। तो यो यूरिक एसिड हम लोग क्या रिलीज करते हैं यूरिन के फॉर्म में, यूरिया। यदि कोई एक्वेटिक एनिमल है तो वो क्या रिलीज करेगा, अमोनिया, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको यूरिन के फॉर्म में रिलीज करते हैं। और ये क्या करेगा बर्ड्स उस यूरिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में। यदि तुम केमिस्ट्री का थोड़ा सा पता होगा तो यूरिक एसिड इज अ नॉन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, नॉन सॉल्युबल होता है। यूरिया फिर भी सॉल्युबल होता है, अमोनिया भी सॉल्युबल होता है, बट टॉक्सिक होता है। जो चीज टॉक्सिक है उसको डाइल्यूट कर देंगे तो थोड़ा लेस टॉक्सिक हो जाएगा, या जल्दी निकाल देंगे बॉडी से, तो वो कौन सा एनिमल जल्दी निकाल सकता है, एक्वेटिक एनिमल, जिसके पास प्लेंटी ऑफ वाटर एनवायरनमेंट में, तुरंत निकाला, तुरंत बना, तुरंत निकाल दिया। हम नहीं कर सकते, यदि हमारे बॉडी में अमोनिया ही बना हुआ रह जाए तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो तुरंत हमारा बॉडी क्या करता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, फिर हम यूरिया लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। लेकिन यूरिया को भी निकालने के लिए वाटर चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा कि यदि हम पानी कम पीते हैं तो, ठीक है, कलर बदल जाता है यूरिन का, येलो होने लगता है, ठीक है, उसका कारण वही है। और इसलिए हमें वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना होता है। उसी तरह से, लेकिन उस यदि बर्ड्स ज्यादा वाटर अपने बॉडी में रखेगा तो उड़ने में उसको क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, ठीक है। उसको कम करने के लिए क्या उसने क्या किया कि अपने बॉडी को हल्का करने के लिए उसको यूरिकोटेलिक में कन्वर्ट कर दिया, कि वाटर की जरूरत ही नहीं, वो नॉन सोल्यूबल है। इसलिए जब भी तुम देखोगे स्टूल जो बीट करते हो बर्ड्स का, उसके ऊपर में एक व्हाइट कलर का जो देखते हो वही है, ठीक है, वो यूरिक एसिड है। कोई भी बर्ड्स का देखोगे बीट तो उसमें व्हाइट कलर का एक स्पॉट होगा, तो वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। सो इसका मतलब है कि लाइफ फॉर्म सूट्स इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इन्वायरमेंट, जिस तरह के इन्वायरमेंट होता है उसी तरह से उसका लाइफ फॉर्म भी होगा, ठीक है, बिल्कुल वेल एडेप्टेड होता है। उसका जो स्ट्रक्चर होगा, एनाटॉमी होगा, फिजियोलॉजी होगा, सब उससे अलाइंड होगा उस इन्वायरमेंट से, तभी तो सरवाइव कर पाएगा ना। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल है कि ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ लाइफ वेल एडेप्टेड, एंड दैट्स फॉर्म कोरस्पोंडेड टू फंक्शन। हमेशा याद रखना कि फॉर्म फंक्शन से कोरिलेटेड होगा। ये बायोलॉजी का कोर चीज है, इवोल्यूशन कोर चीज है। फॉर्म और फंक्शन का हमेशा रिलेशनशिप होगा, ये कोर है। डाइवर्सिटी होगा, यूनिटी होगा और एडेप्टेशन होगा। तीन इंपॉर्टेंट चीज हमेशा बायोलॉजी में होगा।
अब ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है, व्हाई देयर इज ए डाइवर्सिटी इन लाइफ, व्हाई देयर इज ए यूनिटी इन लाइफ, एंड व्हाई देयर इज एडेप्टेशन। कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो जो भी हम फेनोमेना देखते हैं हम उसको क्या करना चाहते हैं? एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ कंसेप्ट देते हैं, कुछ थ्योरी देते हैं। तो डार्विन ने पहली बार इसका कंसेप्ट दिया, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो तुम सब लोगों को पता होगा कंसेप्ट क्या था? इवोल्यूशन। So evolution explain diversity of life, unity of life और adaptability of life। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। डाइवर्सिटी, यूनिटी और एडेप्टेबिलिटी, ये तीन चीज कैसे इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है। तुम लोगों को एक फ्रेज याद होगा जो डार्विन ने यूज किया था, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, याद है? ये डार्विन का बहुत पॉपुलर फ्रेज है फॉर इवोल्यूशन। उन्होंने कभी भी इवोल्यूशन टर्म यूज नहीं किया, इवोल्यूशन तो बाद में आया, ठीक है, किन्हीं और ने दिया था। इवोल्यूशन टर्म यूज किया था डार्विन ने। उन्होंने बोला था, सॉरी, ये उन्होंने, डार्विन ने बोला था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट यानी जो भी स्पेसीज अभी हम देखते हैं, ठीक है, डिसेंडेंट हुआ, कहीं से आया, ठीक है। तो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के बाद यहाँ पर बना। भी जितने भी स्पेसीज देखते हो, हजारों लाखों करोड़ों, ठीक है, सारे स्पेसीज कहाँ से आए हैं? मॉडिफाई होके आए हैं, ऑब्वियसली कहाँ से? कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। सो ऑल डिसेंडेंट अराइज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो इसका मतलब हुआ कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म, जितने भी तुम्हें अभी डिसेंडेंट देख रहे हैं, जितने भी तुम्हें स्पेसीज दिख रहा है, यदि वो एक ही जगह से हुआ है, धीरे धीरे मॉडिफाई होता गया, मॉडिफाई होता गया, लेकिन आया एक ही जगह से है, इसका मतलब है कि यदि वो एक जगह से आया तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर होगा ना, ठीक है। यही ये प्रूव करता यस है सर। कि उसमें यूनिटी ऑफ लाइफ है, कि वो एक ही जगह से आया है, इसलिए सभी का कॉमन एंसेस्टर एक ही है। क्योंकि सभी लाइफ में एक साथ कुछ ना कुछ यूनिटी है, और बहुत बेसिक फंडामेंटल यूनिटी है। सभी सेल्स के बने हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म सेम है, सभी एटीपी यूज करता है, ठीक है, सभी में डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सारा चीज सिमिलर होता है सभी में, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। इसके बाद ये तुम्हारा इवोल्यूशन में, अब तुम इसका डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, जिसके लिए तुम बोलते हो कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। इन्होंने कंसेप्ट तो दिया इवोल्यूशन का, इसके बाद इन्होंने मैकेनिज्म दिया, जिसको तुम बोलते हो ना सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है। तो उसमें मैकेनिज्म का नाम है नेचुरल सिलेक्शन। नेचर सेलेक्ट करता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो उस इन्वायरमेंट में जो सर्वाइव कर सकता है उसको सेलेक्ट कर लेता है, जो नहीं सर्वाइव करेगा उसको डिसेलेक्ट कर देगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा नेचर से। और सेलेक्ट उसी को करेगा जिसमें वेरिएशन होगा। मान लिया जाए कि अभी अचानक अर्थ में, ठीक है, अचानक अर्थ में बहुत ज्यादा ये हो जाए, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करने लगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो कौन सरवाइव करेगा? जो उस टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है। और उस टेम्परेचर को कौन रेजिस्ट करेगा? जिसके बॉडी में उस तरह के मॉडिफिकेशन हुए होंगे। और बॉडी में मॉडिफिकेशन कहाँ से होता है? यदि हमारा जीन में मॉडिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जीन ही हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो म्यूटेशन होता है जीन में, और एक और होता है रिकॉम्बिनेशन, बाद में समझोगे, ये तो हम बॉटनी या में पढ़ सकते हो यदि बॉटनी के स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, एक काम पहले कर दो, मुझे अपना रोल नंबर तुम लोग लिखा दो। अभिषेक, यस सर। तुम किससे हो? बॉटनी से हो या केमिस्ट्री से सर केमिस्ट्री ऑनर्स। हो? रोल नंबर याद है? सर रोल नंबर, सर हम पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं सर, हम क्लास एंड होते होते बता देते हैं आपको। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मुझे बता देना, ठीक है। और मेरा ना ये नंबर भी रख लो, ठीक है सर। ठीक है, 9015, व्हाट्सएप कर देना। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ लिख लो। तुम लोग कितने हो एक इसमें आज? मिनट। यस सर बोलिए। ये 9015 यस सर। 444 444 003। 00।
3। हाँ, और एक है आशुतोष। ओके आशुतोष ओके। तुम बता देना। आशुतोष कुमार सिंह। हाँ आशुतोष तुम जी अपना। सर, मैसेज कर देंगे पर। हाँ, किससे हो तुम, बॉटनी से या केमिस्ट्री से हो? जूलॉजी है। ये जूलॉजी तुम सब्सिडरी क्लास क्यों कर रहे हो? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बट तुम्हें तुम्हें तो यदि जूलॉजी के ऑनर्स, तुम्हारा जूलॉजी ऑनर्स है? जी सर। जूलॉजी ऑनर्स है तो तुम्हें क्लास करनी है केमिस्ट्री सब्सिडरी और बॉटनी सब्सिडरी। ठीक है, तो जो टाइम टेबल दिया हुआ है ऑनलाइन कॉलेज की वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो वहां पर देखना। तो तुम्हारा बॉटनी और केमिस्ट्री का अलग अलग टाइम है, उसमें देख लेना कि कब है तुम्हारा सब्सिडरी। ठीक है, और तुम्हारा डेली 1 बजे से तुम्हारा ऑनर्स क्लास होता है डेली ऑनलाइन, वो करते हो आशुतोष? यस सर। हाँ वो करो। ठीक है, ये तो सब्सिडरी का है, ये उसके लिए है जो बॉटनी वाले स्टूडेंट होंगे और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, उसके लिए है ये। ठीक है, बट एनी में पढ़ लो, तुम्हारे सब्जेक्ट से है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आशुतोष, मेरा नंबर लिखा ना, तो एक ग्रुप बनाया हुआ हूँ तुम लोगों का, तुम्हारे इसने बनाया है, तो उसमें धीरे धीरे जुड़ते जाना। ठीक है, तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं तुम्हें उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। ऑनर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे तुम केमिस्ट्री नंबर है का बताएगा सर? 901। 9015। यस सर। 444। 9015। हाँ 444। यस सर। 003। हम्म। ठीक है, तो तुम जी मुझे सर। व्हाट्सएप पे कर दोगे तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा उसका ग्रुप का। अच्छा। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। ऐसे होपफुली कि जनवरी से तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैसेज भी आया हुआ है केमिस्ट्री, अच्छा ठीक है। वॉइस प्रॉब्लम एक्चुअल में जो होता है ना, वो एक्चुअल में एक ही चीज की वजह से होता है, और वो है नेटवर्क। उसमें तो बड़ा मुश्किल है, नेटवर्क कई बार बहुत परेशान करता है। यस सर, उस टाइम बोल रहे थे पर जा ही नहीं रहा था आवाज। हाँ हाँ, वो नेटवर्क का ही प्रॉब्लम हो जाता है। कोई नहीं, क्या करोगे, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारे हाथ में नहीं है। एनीवे, तो कंसेप्ट सर ऑफ रोल इवोल्यूशन। नंबर है 2128। 2128 लिख देना, लिख देना चैट। 2128 सर। लिख दो चैट में लिख दो, ओके सर। है ना, तो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ ठीक है, 2128 लिख दिया। हमारी तरफ से आवाज में कट कट के आ रही थी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला चीज हमें क्या पता चला, हमने देखा कि डाइवर्सिटी देखा, यूनिटी देखा, एडेप्टेबिलिटी देखा, और उसको एक्सप्लेन करने वाला जो सबसे बिग कंसेप्ट है बायोलॉजी में, वो है एवोल्यूशन। ठीक है, सो एवोल्यूशन इज ए वेरी कोर थीम ऑफ बायोलॉजी। बिना एवोल्यूशन का बायोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम बायोलॉजी में पढ़ते क्या है, डाइवर्सिटी है तभी तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी कहाँ से आया है, इवोल्यूशन से आया है। मैंने इसलिए इतना समझाया कि तुम्हें ये पता रहे कि डाइवर्सिटी आया कहाँ से है। ठीक है, डाइवर्सिटी इवोल्यूशन से आया है। इवोल्यूशन हमेशा हो रहा है, आज भी न्यू न्यू डाइवर्सिटी, चूंकि ये इतना स्लो रेट है कि हमें दिखता नहीं है। ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं कि स्पीसीज को बनने में, न्यू स्पीसीज को बनने में। यस। इन्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज होता है, और यदि अचानक कुछ चेंज होता है और उसमें कोई एडेप्टेबिलिटी, तो वो दूसरा चीज नाम देते हैं क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कहीं तुम चले जाते हो दूसरे एनवायरनमेंट में, ज्यादा कोल्ड में या ज्यादा हॉट में, तो तुम्हारा बॉडी थोड़ा देर के लिए वहां पे धीरे धीरे एक्लेमेटाइज करता है, तो एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं उसको। लेकिन जो एडेप्टेशन होता है वो परमानेंट चेंज हो गया। ठीक है, उसमें वो परमानेंट चेंज हो जाता है, जेनेटिक लेवल पर वो जीन ही उसका चेंज हो जाता है। तो जो भी हमारे सभी में, जो भी एक पॉपुलेशन ले लो, मान लीजिए ह्यूमन का पॉपुलेशन ले लो, तो हर पॉपुलेशन में कोई भी स्पेसीज है, उसमें क्या होगा, हमेशा वेरिएशन रहेगा, जीन में म्यूटेशन होते रहता है, और फिर रिकॉम्बिनेशन भी होते रहेगा जीन में, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होगा, रेंडम मैटिंग होगा, क्या होगा उसमें, डिफरेंट
कॉम्बिनेशन भी बनेंगे जीन के। तो इस तरह से हर इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ अलग अलग फीचर होगा, इसलिए दो आदमी एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए कि कल को चेंज होता है, अभी यही बता रहा था कि मान लीजिए कोई एनवायरनमेंट अचानक चेंज हो गया, अचानक वार्म सिचुएशन ज्यादा रहने लगा, तो वहां पर वो ज्यादा सर्वाइव करेगा जो जिसमें उस तरह के मॉडिफिकेशन बॉडी में हुए हुए हैं जो उसको टॉलरेट कर सकता है। तो वो स्पेसीज बचा रह जाएगा, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी तरह से स्पेसिएशन होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म है। ये तुम इवोल्यूशन में पढ़ोगे, खासकर जो जूलॉजी और बॉटनी में हो वो इवोल्यूशन में पढ़ोगे। हालांकि इवोल्यूशन तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो कोई भी सब्जेक्ट से, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, लाइफ का चीज है। ठीक है, तो तुम इवोल्यूशन ऐसे भी पढ़ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं, ऑब्वियसली अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट पर कि यदि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है तो ऑब्वियसली हम स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला कोई भी, यदि तुम्हारे पास घर पे ही बहुत ज्यादा सामान है तो पहला काम क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, कि डिफरेंट तरह की चीजें हैं तो तुम क्लासिफाई कर देते हो, क्यों? क्योंकि हमें दिक्कत ना हो, जब जो चाहिए हम वो कर सर लेते हैं। आवाज बहुत कट कट के आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे। हेलो, हाँ वो प्रॉब्लम उसी का है। ठीक है, नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है। यस सर, इंटरनेट प्रॉब्लम। ठीक है, इसीलिए स्लाइड है, थोड़ा स्लाइड देख के भी समझ जाओ। ठीक है, यदि कई बार नहीं भी वॉइस आता है तो हम उसको, क्योंकि ये टेक्निकल है, अब इसमें कर भी नहीं कुछ सकते हैं। ठीक है, एक होता है कि जोर से बोलने की बात होती है तो बोल भी लेता, लेकिन ये तो प्रॉब्लम दूसरा है। और म्यूट कर देना, पीछे से आवाज आ रही है। नहीं सर, आपका वॉल्यूम ठीक है, बस कट कट के आ रहा है हाँ, इंटरनेट कट के कट के आ कारण। रहा है। और ना म्यूट कर देना, पीछे से आवाज भी आ रही है बच्चे बच्चे की। ठीक है, तो दूसरा नेक्स्ट स्टेप इज अ क्लासिफाइंग द डाइवर्सिटी। सो ऑब्वियसली to handle and study the enormous diversity in life, it is very important to classify into similar group। ठीक है, कि सेम सेम टाइप का हम एक जगह कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। सो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इन जनरल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक। एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता हो, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो, कुछ उसमें सिमिलर टाइप का उसमें शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा। इसी बेस पर सारा क्लासिफिकेशन होता है। हालांकि क्लासिफिकेशन इसके बाद एडवांस होता जाता है, कि जैसे जैसे हम ये करते हैं तो इवोल्यूशनरी एनालिसिस करते हैं। इवोल्यूशनरी एनालिसिस का मतलब होता है कि एक ग्रुप किस ग्रुप से दूसरा, मान लीजिए कि ग्रुप ए है, बी है, तो ये दोनों कहाँ से आया है। ठीक है, मान लीजिए कि 4 ग्रुप है, ये नहीं दिखाई दे रहा है लिखने वाला। सर वो मीटिंग। हाँ, ये नोट अच्छा है यहाँ पर। अच्छा गुड, हटाएंगे कैसे? और यहाँ पर अच्छा, बड़ा अच्छा कर दिया है। गुड, ये नया है, पहले नहीं था। ठीक है, तो मान लिया जाए कि इसका मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशनरी एनालिसिस एक तो हुआ, क्लासिफिकेशन, ये दोनों डिफरेंस समझ के रखना। ठीक है, इसी के आधार पर एक होता है टेक्सोनॉमी हम पढ़ते हैं, और हम एक पढ़ते हैं सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी एनालिसिस भी करते हैं। टेक्सोनॉमी में हम कुछ नहीं, हमारा ध्यान बस होता है कि हमने क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन द सम शेयर कैरेक्टर, कि कैरेक्टर सेम है, हमने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन मान लीजिए कि हमने क्लासिफाई किया, 3 ग्रुप बनाया, मतलब 3 में क्लासिफाई किया, ये बी है, ए बी सी हमने बनाया। ठीक है, हमने 3 ग्रुप बनाया। अब हम इवोल्यूशनरी एनालिसिस में क्या देखते हैं कि ये तीनों कनेक्टेड कैसे हैं। हो सकता है कि तीनों ग्रुप एक ही जगह से आया हो, या हो सकता है कि ये 2 ग्रुप एक जगह से आया हो, जिसका कुछ नाम दे देते हैं एक्स, और ये तीसरा किसी अदर ग्रुप से आया हो जहां से एक्स भी आया हो। ठीक है, तो इसको वाई लिख देते हैं। तो यदि हम इस तरह से इवोल्यूशनरी एनालिसिस की कौन कहां से ओरिजिन हुआ है, ठीक है, तो उस तरह से हम इसको, जैसे मान लिया जाए कि ये बोलते हैं ना कि जो बर्ड्स है कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो रेप्टाइल ग्रुप से ओरिजिन हुआ है। रेप्टाइल से एक और ब्रांच निकला है जहां से मेमल बना है। ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी एनालिसिस जब हम करते हैं, ठीक है, तब हम सिस्टमेटिक पढ़ने लगते हैं। और इसी में फाइलोजेनी होता है, वो फाइलोजेनी टर्म होता है। फाइलोजेनी का मतलब होता है कि क्या उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। क्लासिफिकेशन में अब हो सकता है
कि गलती से, इसलिए इस दोनों में कई बार टेक्सोनोमी और इवोल्यूशनरी एनालिसिस में कई बार डिफरेंस भी होता है। कई बार क्या करते हैं कि हम बाहर के सिमिलरिटी के आधार पे हो सकता है कोई डी, बी और सी को एक ग्रुप में रख दे और ए को अलग कर दे, और बाद में पता चले कि नहीं, ए और बी एक ग्रुप में है, सी अलग से है। जैसे कई बार क्या होता था कि जो रेप्टाइल्स ग्रुप है वो एक्चुअल में उसी से निकला है, तुम्हारा बर्ड्स और मैमल, ठीक है, वहीं से निकला है। तो शुरू में उसको अलग कर दिया था कि नहीं, ये बिल्कुल ही अलग सेपरेट ओरिजिन है, कहीं किसी और ग्रुप से, मैमल कहीं और से, बर्ड कहीं और से, ठीक है, मोनोफाइलेटी उसको माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब मॉलिक्यूलर एनालिसिस होना शुरू हुआ, जेनेटिक लेवल पर, मॉलिक्यूल के लेवल पर, ठीक है, वहां पर भी हम जिस तरह से मॉर्फोलॉजी की सिमिलरिटी देखते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पर भी हम सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देखते हैं। वो पूरा अपना एक अलग ही साइंस है, अब न्यू डेवलप हो रहा है, जैसे बायोइनफॉर्मेटिक्स वगैरह जब पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें होती है। मिटाने वाला कोई तरीका है? एक साथ नहीं मिट सकता। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करना शुरू किए। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में दो, मैं बताया था कि देयर आर प्रिंसिपल एंड सिस्टम टू क्लासिफाई द डाइवर्सिटी इन लिविंग, ठीक है। तो पहला होता है टेक्सोनोमी, द साइंस डीलिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, केवल क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल इसके पास होता है, ठीक है। एवोल्यूशनरी एनालिसिस को बहुत ज्यादा डील में नहीं लेता है। तो इसमें कौन क्या इन्वॉल्व करता है? आइडेंटिफाई करेगा उस कैसा है, क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसको नाम देगा, नोमेनक्लेचर करेगा, फिर उसको क्लासिफाई करेगा, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन द सम एस्टेब्लिश्ड स्कीम, एक स्कीम बना देते हैं, उसी के तहत आता है लिनियस का बाइनोमियल नोमियल क्लासिफिकेशन और हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन। हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था, ये अभी तक चल रहा है, ये इतना पॉपुलर है, ठीक है। अब वो साइंटिफिक है, इसलिए अभी तक चल रहा है। साइंस में हमेशा वही चीज चलता है जो साइंटिफिक होता है। उसके बाद दूसरा है तुम्हारा सिस्टेमेटिक, ठीक है। सो द साइंस डीलिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनी, ठीक है। तो फाइलोजेनी के आधार पे ये होगा कि उसका क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, उस हिसाब से वो क्लासिफाई करता है। और यहाँ पर किसके हिसाब से कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ऑब्वियसली बात है कि यदि कैरेक्टरिस्टिक सेम करता है तो ज्यादा चांसेस क्या है, वो उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी होगा, ठीक है, ज्यादातर। लेकिन हर जगह हमेशा नहीं होता है, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, कुछ और कारण से सेकेंडरी एडेप्टेशन होता है, बहुत सारे और तरह के मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कि बाहर से लगेगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन पता चलेगा कि दोनों एक ही ग्रुप से आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक्स में हम इस तरह से देखते हैं। सो दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ए इवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग टेक्सोनोमी। तो ये टेक्सोनोमी को इंक्लूड करता है। और फाइलोजेनी क्या है? इट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ग्रुप शोइंग ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है, कहाँ से आया है और उसका क्या एंसेस्टर है, उस तरह से हम उसको फाइलोजेनी बनाते हैं। इसके बाद लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर थोड़ा देख लेते हैं। कैरोलस लिनियस ने दिया था, दिस इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, क्योंकि इन्होंने टेक्सोनोमी की स्टेब्लिश किया था, फाउंडर किया था, स्टार्टिंग किया था। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझ लो, खासकर जूलॉजी में तुम हो तो तुम्हें पता होगा, जो केमिस्ट्री में शायद उसको ना पता हो। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग है स्पेसीज का, क्योंकि एक स्पेसीज को अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो बाद में तो साइंटिस्ट को बड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि हम क्या बोलें फिर। तो सभी ने मिलकर बोला कि नहीं, हम एक नाम देते हैं जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वही नाम, साइंटिफिक नाम यूज किया जाएगा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पेसीज नेम बड़ा यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक फॉर ईच स्पेसीज, एक नाम दूसरे स्पेसीज के साथ टैली ही नहीं करेगा। उसके बाद इसमें दो पार्ट होता है हमेशा। पहला पार्ट होगा, ठीक है, पहला पार्ट होता है वो जेनस, ठीक है। ये जेनस क्या है ये सब अभी थोड़ा देर के बाद में देखेंगे। और यानी ग्रुप होता है, जेनस ग्रुप होता है, ठीक है। सो दिस वर्ड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, दिस वर्ड इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। फर्स्ट वर्ड जो होगा ये कैपिटलाइज्ड होगा, कैपिटलाइज मतलब स्टार्ट होगा कैपिटल से, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है। फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड शुड बी द कैपिटलाइज्ड। द सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसीज, दूसरा उसका बताता है स्पेसीज नेम, एंड दिस इज नॉट कैपिटलाइज्ड। और written in italics, the two words together are called the species name, scientific name, and are written in italics। हमेशा italic में लिखेंगे, ध्यान रखो। मान लीजिए हम italic में नहीं लिखते हैं,
क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर कोई इटैलिक में लिखता है, जो अपने हैंडराइटिंग में लिखता है तो क्या करेंगे वहां पे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो जब भी तुम इसको लिखो या तो इटैलिक में लिखो, और सबसे अच्छा तरीका है या तो अंडरलाइन कर दो, क्योंकि इटैलिक टाइपिंग में दिखता है, हो सकता है कि हाथ से लिखो तो पता ना चले, तो हमेशा अंडरलाइन कर दो। तो हमेशा यहाँ पर देख सकते हो जो हम लोगों को जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, वो है होमोसेपियंस। ठीक है, उसी तरह से सबका अलग अलग नाम होता है, प्लांट में भी साइंटिफिक नेम होता है, इसी तरह से उसमें भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि पी प्लांट को पीसम सैटिवम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नाम होता है। फिर उसके बाद लिनियस ने एक हायरार्की दिया, टेक्सोन उसको बोलते हैं। सो जब भी हम एक ग्रुप बनाते हैं ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उसको टेक्सोन बोलते हैं। और टेक्सोन किसके आधार पे होगा? शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, उसमें कुछ ना कुछ शेयर कैरेक्टर होगा। अब ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि हमने 10 को लेकर एक ग्रुप बनाया, फिर हमने एक 10 को लेकर ग्रुप बनाया, फिर हमने 10 को लेकर ग्रुप बनाया। ठीक है, तो 3 ग्रुप बन गया। 3 ग्रुप में ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी। तो मान लीजिए कि ए और बी के बीच में भी फिर बहुत सारा यदि शेयर्ड कैरेक्टर है, तो फिर वो उसको मिला के हम एक ग्रुप बना देंगे। तो इस तरह से ग्रुप बनता चलता है। तो जो स्मॉलर ग्रुप से हायर ग्रुप पे चलते जाते हैं, छोटा छोटा ग्रुप बनाते हैं, फिर उस ग्रुप में देखते हैं सिमिलरिटी। तो इस तरह से इन्होंने एक हायरार्की बनाया, टेक्सोन, टेक्सा बोलते हैं उसको। ठीक है, so depending on the extent of the shared character, organisms are grouped into various taxons which are arranged in hierarchy. So each higher group has more common but less specific shared character. ठीक है, and each lower taxa has less common but more specific shared character. ये धीरे धीरे समझोगे इसका क्या मतलब होता है। मतलब होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि कॉमन होता है, ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, इजीली ऑब्जर्वेबल हो जाएगा, और बहुत लार्जर ब्रॉडर ग्रुप में होगा। बट कुछ ऐसा होता है जो बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा हायर में जैसे जैसे जाओगे वो लेस स्पेसिफिक हो जाता है, और उसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम लोअर टेक्सा में जाओगे, ज्यादा स्पेसिफिक होते जाओगे, तो क्या हो जाएगा कि उसमें कॉमन कैरेक्टर कम हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, स्पेसिफिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मान लीजिए कि हम केवल एक मैमल को लेते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट में बहुत सारा कैरेक्टर कॉमन होगा, जो सभी में होगा, रेप्टाइल में भी होगा, बर्ड्स में भी होगा, फिश में भी होगा। ठीक है, यदि हम वर्टिब्रेट की बात करें। लेकिन यदि हम कहें कि नहीं, हम केवल मैमल हम कंसीडर करते हैं, जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ कैरेक्टर होता है जो बहुत स्पेसिफिक होता है, जो कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि हेयर होना, मेमोरी ग्लैंड होना, ठीक है, मैमल्स में। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे हम हायर लोअर टेक्सॉन में जाते हैं, छोटे ग्रुप में जाते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप में जाते हैं, तो हम धीरे धीरे उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है, कॉमन कैरेक्टर कम होने लगता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसमें कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होने लगेगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये नीचे वाला क्या है? लोअर टेक्सॉन है, ये हायर टेक्सॉन है, डोमेन। ठीक है, ऊपर जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा ये हायर टेक्सॉन, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ये है, यहां से जैसे जैसे ऊपर जाओगे, लोअर से हायर टेक्सॉन में जाओगे। ठीक है, अब तुम देख सकते हो ये स्पेसीज, ऑब्वियसली बात, ये सबसे यूनिक है। एक स्पेसीज इकलौता होता है जो दूसरे के टाइप का होगा ही नहीं। बहुत सारे स्पेसीज में यदि कॉमन कैरेक्टर मिलता है, हम किस में डाल देंगे? जेनस में डाल देंगे। ठीक है, फिर जेनस में बहुत सारे जेनस यदि होता है, तो बहुत सारे जेनस में जिसमें जिसमें कॉमन कैरेक्टर है, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? फैमिली में बना देंगे। उसी तरह से बहुत सारा फैमिली मिलके ऑर्डर बन जाएगा, फिर ऑर्डर क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लास, तो इस तरह से हम जैसे जैसे उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर मिलता जाएगा, हम उसको आगे करते चले जाएंगे। किंगडम, डोमेन की बात हम बाद में देखेंगे, डोमेन क्या है। किंगडम तक तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, ये फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम। ठीक है, तो किंगडम में तुम्हें बहुत नॉन, दो तो हमेशा याद रहता है सभी को, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, कि प्लांट और एनिमल किंगडम में पता है, अदर से और भी अलग अलग किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, और एनिमल और प्लांट। तो इस तरह से 5 किंगडम में कन्वर्ट किया गया है। बट जिसमें से दो हम कन्वीनियंट के लिए जब भी पढ़ते हैं, दो ही पढ़ते हैं। बोटनी वाला प्लांट किंगडम पढ़ता है, जूलॉजी वाला एनिमल किंगडम पढ़ता है। डोमेन होता है 3 डोमेन ऑफ लाइफ। ये होता है बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकेरिया। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर बेसिस पे बना हुआ है। ठीक है, तो डोमेन की बात अभी छोड़ देते हैं उसको। तो अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा,
यहाँ पर तुम्हारा कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर कम होगा। और जैसे जैसे तुम नीचे आओगे स्पेसिफिक कैरेक्टर ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, और कॉमन कैरेक्टर कम होता जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया है। अब तुम एक फ्लो चार्ट देख सकते हो एज ए फॉर रिवीजन, ठीक है। सो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, यूनिटी ऑफ लाइफ और एडेप्टेशन, ठीक है। तो कौन कंसेप्ट रिवील कर रहा है? इवोल्यूशन। सो ड्यू टू द इवोल्यूशन देयर इज ए डाइवर्सिटी इन लाइफ। इफ देयर इज ए डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, सो वी नीड डिस्क्रिप्शन। हमें इसका बारे में पता होना चाहिए। तो इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट जो तुम पढ़ते हो, ये जस्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसी डिस्क्रिप्शन के आधार पे शुरू में किसी ने पढ़ा होगा, उसको देखा होगा उसमें क्या स्ट्रक्चर है, फिर उसके आधार पे क्या बनाया, क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है। क्लासिफिकेशन में दो टाइप का हो गया, एक टेक्सोनोमी जिसमें हम केवल क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन द देयर मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा सिस्टमेटिक जिसमें हम फाइलोजेनी को भी कंसीडर करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी शो करते हैं, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सारा चीज हम पढ़ते हैं। टाइम हो गया है, टाइम हो गया है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे तुम लोग थोड़ा सा और, अब हम एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में जाएंगे, थोड़ा सा एक देखेंगे कि ठीक है डिफरेंट स्कीम और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है वो देख के उसके बाद फिर कॉर्डेटा वगैरह में जाएंगे। थोड़ा सा तुम लोगों को आज बेसिक्स दे रहा हूँ अभी, कि जिससे तुम्हें, क्योंकि तुम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हो इसीलिए। इसका सारा। हाँ बताओ। ये नोट्स अवेलेबल भी है तुम्हें वेबसाइट पर, जो मैं बताया ना, वहां से तुम डाउनलोड भी कर सकते हो, डाला हुआ है, ठीक है सर। ठीक है। कुछ पूछना है? कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास। नो सर अभी नहीं, पहले नोट्स देख लेते हैं सर, उसके हाँ बाद कल देख पूछेंगे। लेना, ठीक है उसके बाद, ठीक है। और तुम जूलॉजी के जो अभिषेक अभिषेक हो ना, आशुतोष, ठीक है सर। आशुतोष, हाँ तुम सब्सिडी क्लास जो तुम्हारा है वो यस करना सर। है, ठीक है। और सर वो चला गया, चला गया। हाँ ठीक, अच्छा वो ये कर दिया, ठीक। चलो ओके, मैं क्लोज कर रहा हूँ।